नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको कक्षा 8 का पाठ जो कि मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ आधा, उसका शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। वह था पाठ 20, अगर नाक ना होती। तो प्रिय छात्रों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि कल जो हम पाठ पढ़ रहे थे नाक के ऊपर, उस पे वो जो लिखित था वो था गोपाल बाबू शर्मा द्वारा। उन्होंने नाक के कई लाभ बताए। उन्होंने बताया था कि इसका जो सामाजिक रूप है नाक का, यानी कि आत्मसम्मान का परिचायक है। उन्होंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाक का क्या महत्व है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसका बताया था कि किस प्रकार से जो नाक होती है वो आप हमारे शरीर के लिए, हमारी छींक वगैरह जो आती है उसके लिए अच्छी होती है। तो कल हमने इस पाठ को इतना पढ़ा था। अब इसके आगे का जो शेष भाग है मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। नाक अपने भीतर बहुत से अर्थ लिए हुए हैं, अर्थ भी ऐसे ऐसे कि अगर हम उनके भीतर घुसें तो बहुत गहरे उतर जाएंगे। कितने गहरे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं। अब यहाँ पर गोपाल बाबू शर्मा जी आंखों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन या मुख्य उद्देश्य है वो नाक के बारे में ही बताना है। अब यहाँ पर वे आंखों का लड़ना, आंखों का गिरना, आंखों का झुकना, इसके ऊपर आंखों का महत्व बताते हुए उन दो आंखों के बीच नाक का क्या महत्व है, या नाक अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में बताएंगे। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। आंख लड़ना एक मुहावरा है, और आंख लड़ना मतलब किसी से प्रेम हो जाना। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। आंखें चार होना भी आपका मुहावरा है। आंखें चार होना प्रेम होने की ओर इंगित करता है। मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, यह कहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बता रहे कि अगर आंखें आपस में लड़ जाएं, यानी कि जो हमारा रेटिना है, ये जो हमारे काले काले जिनसे हम देखते हैं, जो सफ़ेद के बीच का भाग है आंखों का, अगर ये दोनों आपस में ही एक तरफ हो जाए या दोनों एक तरफ को भागने लग जाए तो क्या होगा, जिसको हम भेंगापन कहते हैं। मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, यह कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आँखों से ही हाथ धो बैठता। अगर आँखें के जो हमारे ये प्यूपिल्स हैं, जो काले काले रेटिना वगैरह, ये जो चीज़ें हैं हमारी आँखों में, अगर ये दोनों ही एक तरफ हो जाएंगी तो ये आँखों की एक बीमारी बन जाएगी, भेंगापन। और फिर क्या होगा कि अगर ये आपस में आँखें लड़ने लग जाती और नाक बीच में ना हो तो आँखों का उद्देश्य देखना, तो मनुष्य देखने से ही वंचित हो जाता, यानी कि मनुष्य कुछ देख ही नहीं पाता। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। अब यहाँ पे बड़ी संजीदगी से जो लेखक है वो कह रहा है कि अब लोगों की आंखों में वैसे भी फ़र्क आ गया है। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे आप लोग पैसे के पीछे अधिक भागने लगे हैं, लोग मनुष्यता की ओर कम है, करुणा की तरफ उनका ध्यान कम है। तो दया, करुणा, ये भावनाएं अब कम होती जा रही है। शहरों में तो बिल्कुल ना के बराबर दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है, कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। अब जो बच्चे हैं आजकल के, वो उनकी जो शारीरिक क्रियाकलाप है, जो बाहर खेलना, दौड़ना, वो कम होते जा रहे हैं। अब उनका क्या है कि वो मोबाइलों में, टीवी में, लैपटॉप में अधिकाधिक समय बिताते हैं, व्यतीत कर रहे हैं। इससे क्या होता जा रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है, इससे जो हानि हो रही है, उनकी शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत हानि हो रही है। जैसे कि उनकी आंखों का जो देखने का तरीका है, या आंखों में जो शक्ति होनी चाहिए देखने की, वो कम होती जा रही है। शरीर में जो सहन शक्ति खेलने से आती है वो कम होती जा रही है। मेल मिलाप की जो शक्ति होती है वो कम होती जा रही है। दूसरे को सहन करने की जो ताकत होती है वो कम होती जा रही है। तो ये सब हमें जब हम शरीर से खेला कूदा करते थे तो ये हमारे पास अपने आप स्वतः ही आ जाया करती थी ये चीज़ें। इनको हमें सीखने के लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन आज बच्चों ने अपने शरीर से कार्य करना इतना कम कर दिया है कि आगे चल के उनको इन सभी चीज़ों के लिए क्लास लेनी पड़ रही हैं, अलग से कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। जैसे कि आँखों के कमज़ोर हो जाने के कारण बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है,
चश्मा चढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी जो है, जो उनका अपना व्यक्तित्व है, वो थोड़ा दब जाता है और फिर बाद में आगे चल के वो अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए इसकी भी अलग से कोचिंग क्लासेस लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही बताना चाहते हैं कि हमें शारीरिक कार्यकलाप करते रहने चाहिए, बाहर खेलना कूदना मदद करना ये सब करते रहने चाहिए। ठीक, वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है, कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़रें चुराने का। कई लोग चश्मा इसलिए भी लगा लेते हैं, आपने देखा होगा कि अपना पूरा मुंह लपेट लिया और आंखों में गॉगल लगा लेते हैं, ठीक है, चश्मा लगा लेते हैं, खूब छाव वाला चश्मा होता है वो, ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। ठीक है, जैसे किसी ने किसी का बहुत कर्जा लिया हो, ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, जैसे आपने देखा होगा आजकल कमेटियाँ बहुत चलती हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, अंत में क्या होता है, वो कमेटियाँ जो कर रहा होता है वही रातों रात रफू चक्कर हो जाता है। तो इस तरीके के लोग अगर अचानक कहीं घूम रहे हो, मिल रहे हो, तो वो खुले आम एक आम आदमी की तरह नहीं घूम सकते, वो पूरे मुंह को अपना कपड़ों से लपेट करके और आंखों में अपने गॉगल वगैरह लगा के, धूप छांव का चश्मा लगाकर घूमते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना सके। चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। और जैसे आप जानते हैं कि लोग बड़े शैतान प्रवृत्ति के भी होते हैं, बड़े नटोरियस होते हैं, बड़े नटखट भी होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस धूप छांव के चश्मे को लगा करके और किसी को देखने का काम भी कर लेते हैं। कोई सुंदर सी लड़की हो या कोई लड़की किसी सुंदर से लड़के को देखना चाहती हो, तो इसलिए भी इन चश्मों का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अगर नाक ना होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता। अब ले देके फिर लेखक अपनी उसी बात पर आ गए कि अगर चश्मा ना होता तो, अगर नाक ना होती तो ये चश्मा कहाँ ठहरता। ठीक है, नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। नाक के कारण सीता का हरण कैसे हुआ कि सुपर्णखा की नाक काटी गई, जो रावण की बहन थी। अब किसी बहन के संग अत्याचार हो तो ये भाई के लिए उसकी नाक का विषय हो जाता है, यानी उसके सम्मान का विषय हो जाता है, आत्मसम्मान का, कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। और इस करके वो सीता माता को हरण करके ले गए। अब सीता का हरण हो गया, इसके लिए श्री राम भगवान के भी नाक का विषय हो गया, सम्मान का विषय हो गया कि क्या मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने अपनी नाक की मर्यादा रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए क्या करा कि रावण को ही मार डाला। तो एक नाक के कारण, एक सम्मान के कारण, आत्मसम्मान के कारण कहाँ से कहाँ बात बढ़ते बढ़ते और अंत में रावण के मरण तक जा पहुंची थी। दूसरा उदाहरण जो गोपाल बाबू जी हैं वो महाभारत के समय का दे रहे हैं कि महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। द्रौपदी की नाक मतलब द्रौपदी के आत्मसम्मान की बात थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। हम सभी जानते हैं उसमें कौरवों के 100 भाई थे और पांडवों के 5 भाई थे। उनमें युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ चले गए थे और अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य ये सभी कौरवों की तरफ थे। ये पूरी आपका जो है पूरा एक महाभारत पूरा ग्रंथ है आपका, तो उसमें आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कभी सौभाग्य से, तो आपको पता होगा कि द्रौपदी, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी की वजह से ही महाभारत हुई। खैर, अगर द्रौपदी के दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत उसकी वजह से नहीं बल्कि चरित्र के हनन के कारण हुई थी। और वो चरित्र का हनन उस समय किसका हुआ था? दुर्योधन का हो रहा था, तो दुशासन का हो रहा था। तो उनकी वजह से वैसे वो युद्ध हुआ, वह द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन माना यह जाता है कि द्रौपदी की वजह से हुआ था। द्रौपदी की नाक बचाते बचाते कौरव वंश ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। कौरवों को कहाँ पता था कि एक स्त्री की नाक काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कौरव जो थे वो भी ताऊ जी के बेटे लगते थे और जो पांडव थे वो चाचा के बच्चे लगते थे। तो आपस में चाचा ताऊ के बच्चे में ही इतना भयंकर युद्ध हो गया था, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है। कटलेट आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जिसमें कटलेट बनता है तो उसके 2 खांचे होते हैं, उनके बीच में कटलेट को बनाया जाता है, मोल्डिंग जिन्हें कहते हैं हम इंग्लिश में। तो वो कटलेट इस तरीके से बनते हैं। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि नाक जो है हमारा वो क्या है? कटलेट की तरह है। किस किस के बीच में नाक आ रही है?
सिर और मुंह के बीच, सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं। अब यहाँ पे मुहावरों की एक जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से लिए हुए, यानी कि जो हमारे शरीर से संबंधित जो मुहावरे लिए गए हैं, उनको लेकर बताना चाहता है कि हम किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं। ये तो मेरा दिमाग चाट गया, ये तो मेरी खोपड़ी चाट गया, ऐसे हम मुहावरे प्रयोग करते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी नाक खा गया, ये मुहावरों की तरह हम कभी प्रयोग नहीं करते। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है, यानी कि नाक को कोई नहीं खा सकता। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से नाक के क्या क्या फायदे हैं ये लेखक बताना चाहते हैं। उच्छ्वास और निश्वास, यानी सांस का लेना और उसको छोड़ना, इनहेल एक्सहेल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उच्छ्वास इनहेलिंग और निश्वास उसको एक्सहेलिंग, यानी श्वास का लेना और श्वास का छोड़ देना का कार्य मुंह से किया जा सकता है। पर प्राणों का आधार श्वास है। जो हमारे प्राण है, प्राण कहते हैं वायु को, उसका आधार कौन होता है, प्राणों का आधार कौन होती है, श्वास है, सांस है। और श्वास लेने का साधन नाक ही है। और यानी कि जो हमारे प्राण हैं जिससे हम जीवित रहते हैं, यानी हमारी सांस है, वो हम नाक से नाक से लेते हैं। उसका साधन नाक ईश्वर ने बनाया है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, यानी कि अगर नाक में कोई प्रॉब्लम है तो आपके जो सुर हैं वो गले से, कंठ से नहीं निकलने लगते, वो नाक से आते हैं। जैसे आपने कई लोगों को नाक से बोलते हुए सुना होगा, वह नकसुरा कहलाता है। नाक के फायदे तो हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। मसलन यदि आप रात में सोते समय खर्राटे भर रहे हैं तो कोई भी जीव जंतु आपकी नाक में प्रवेश कर आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाय या पानी पी रहे हो और पानी नाक तक पहुंच जाए तो भी आपको बेचैन कर सकता है। जैसे नाक में पानी आ जाता है तो कितनी तेज मिर्च लगती है, आंखों से एकदम आंसू टपकने लगते हैं। नाक हीटर का काम भी करती है। ये अगर जो बच्चे योगा करते होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि एक हमारा सूर्य होता है और एक हमारा चंद्र होता है। सूर्य यानी गर्म वायु और चंद्र मतलब शीत वायु। एक ही नाक में हमारे एक समय में शीत और जो ऊष्म वायु, दोनों वायुएं चल रही होती है, दोनों प्राणवायु चलती हैं। अगर ऊष्म हम ले रहे हैं तो शीत हमारी छूटती है, ठीक है। तो नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। जो नाक में हमारे बाल है ये क्या काम करते हैं, कोई भी चीज़ को छानने का, प्यूरिफाई करने का काम कर देते हैं। कैसे कि धूल मिट्टी कितनी है, देखो आज शहरों में हम देखते हैं सुबह से बाइकें, कार, स्कूटीज़, और आप देखते हैं दुनिया भर का सामान रोड पर चलने लगता है। इतने धूल के कण, इतने मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, इतने धूल कण उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं कि वो हमारी नाक में जाकर सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। और हमारे जो आपकी विंड पाइप है, जो आपकी वायु का जो पाइप है, उसके अंदर जाकर वो फंस सकते हैं और सीधे हमारे कहाँ अटैक कर सकते हैं, कहाँ आक्रमण कर सकते हैं, हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर, ठीक है। और उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ईश्वर ने हमारे नाक के अंदर बाल बनाए हैं जो छन्नी का काम करते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं, जो आपके धूल कण होते हैं, वो नाक में बाहर रुक जाते हैं और अंदर वायु जाती है। फिर इसमें दूसरा काम क्या कर रहा है कि ये गर्म, अगर बाहर बहुत लू चल रही है, गर्म वायु चल रही है, तो ये अंदर उसको ठंडक करके पहुंचाता है। और अगर बाहर शीत लहर चल रही है, ठंडी वायु चल रही है, तो इसको अंदर गर्म करके पहुंचाता है, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा रक्त संचार खराब ना हो। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। नाक के बाल बन जाना मतलब अत्यधिक निकट आ जाना, अपने बॉस के ही चारों ओर घूमते रहते हैं, यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं, जिससे कि उनको कोई फायदा हो सके। जिस प्रकार सिलहट्टा दिखाना, आंख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। यदि नाक बीमार पड़ जाए, अब लेखक गोपाल बाबू जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर नाक बीमार हो जाए, यानी बहुत दिनों तक जुकाम हो जाए,
नाक की हड्डी बढ़ जाए, टेढ़ी हो जाए, है ना। नाक की भी 100 बीमारियाँ हैं। अगर नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों ना हो, यानी कि कोई जो अपने आगे किसी को कुछ ना समझता हो तो उसको कहते हैं नक्कू। मतलब हमेशा अपने में ही रहना, अपने रौब में रहना, दूसरे को कुछ ना समझ। लेकिन अगर ऐसा नाक के संग हो गया उसकी, तो उसे भी जाकर मजबूर होकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और क्या दिखाना पड़ेगा? अपने नाक को दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो इस तरह नाक की जितनी भी महिमाएं गायें कम है। इस प्रकार से लेखक ये बताना चाहता है कि हम नाक के बारे में जितना डिस्कस कर लें, जितनी बहस कर लें, जितनी बातें कर लें, जितनी उसका गान कर लें, महिमाएं गा लें, वो सभी कम है। नाक तो आखिर नाक ही है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी और किस दृष्टिकोण से? सामाजिक दृष्टिकोण से। इज्जत तो इज्जत है, ठीक है। इसलिए किसी को भी अपने से कम मत समझिए। और शरीर में भी नाक अगर नहीं है तो वही लगवाइए, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। नाक तो आखिर नाक ही है, जब चाहे काटी जाए और जब चाहे कटवाई जाए। जब चाहे काटी जाए मतलब आप किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी कम समझ सकते हैं, तो इस तरह किसी की भी नाक को आप कभी काट सकते हैं। और कभी भी कटवाई जाए का मतलब है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका सर्जरी करेगा, आपका शल्य चिकित्सा करेगा। तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से वो आपके यहाँ नाक को ठीक करेगा। तो काटी और कटवाई दोनों तरीके से, मुहावरों के तरीके से भी बोला है कि नाक तो नाक है, किसी भी तरीके से काटी और कटवाई जा सकती है। और इधर शारीरिक तरीके से भी बोला है कि किसी भी तरीके से वो खराब हो सकती है और वो डॉक्टरों के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा कटवाई भी जा सकती है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक तो था ये आपका पाठ जो आपको मुझे समझाना था। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो पाठ मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भेजा और जो अब भेज रही हूँ, ये दोनों पाठों को आप खोल करके ध्यान से समझेंगे और फिर अपनी किताब निकाल के एक बार अपने पाठ को स्वतः पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो रीड इट थॉरोली। और फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके प्रश्न उत्तर हैं, उनको आप लोग इन अपने पढ़े हुए पाठ के माध्यम से उसको ढूंढ के आप निकाल लेंगे। तो लिखित और मौखिक तो आप इस प्रकार कर लेंगे। शेष भाग में आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कुछ आपको इसके जैसे रिक्त स्थान है या कुछ एक्सरसाइज है मैं करके भेज रही हूँ। या आप इसका एक और है कि मैं पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको इसके प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, इसके बुक एक्सरसाइज भेज रही हूँ। आप वहाँ से इस कार्य को पूरा कर लें अपनी कॉपी पर। मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आपको एक बार अपने आप स्वयं पढ़ना है और एक बार वीडियो से पढ़ना है। आपको इस पाठ में मेरी तरफ से नहीं लगता कि कोई कठिनाई आ रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ को समझने में आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई है तो आप इसको दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।